हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ब्रिकेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के व्यष्टि शाखा के अंतर्गत उपभोक्ता व्यवहार जो टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ, पीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाला है, ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से उसकी कुल उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो वृद्धि होती है उसको कहा जाता है सीमांत उपयोगिता। क्या कहा जाता है? सीमांत उपयोगिता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है कि अधिकांश उपभोक्ता के लिए दूध और चाय स्थानापन्न वस्तुएं हैं, इसलिए दूध के मूल्य में वृद्धि से हमें आशा करनी चाहिए कि यह होगा। क्या होगा? तो दूध के मूल्य में वृद्धि से चाय के मांग वक्र में ऊपर की ओर खिसकाव होगा। चाय के मांग वक्र में क्या होगा? ऊपर की ओर खिसकाव होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना क्या दर्शाता है? यानी कि एक उपभोक्ता की बजट रेखा का एक निरपेक्ष मानचित्र पर एक समानांतर स्थिति से दाहिनी ओर जाना क्या दर्शाता है? तो जब दाहिनी ओर जाता है तो वह उपभोक्ता की आय में वृद्धि को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? उपभोक्ता की आय में वृद्धि को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विभिन्न वस्तुओं के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? तो विभिन्न वस्तु के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? तो यह होता है ऋणात्मक। विभिन्न वस्तु के लिए आय प्रभाव क्या होता है? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव कैसा होता है? तो सामान्य वस्तु के लिए आय प्रभाव होता है धनात्मक। सामान्य वस्तु के लिए धनात्मक और विभिन्न वस्तु के लिए ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। विभिन्न वस्तुएं क्या होती है? विभिन्न वस्तुएं क्या होती है? तो विभिन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो निम्न श्रेणी की वस्तु की विशेष श्रेणी होती है। निम्न वस्तुओं की श्रेणी की एक विशेष श्रेणी को हम विभिन्न वस्तुएं बोलते हैं। निम्न वस्तु की श्रेणी की एक विशेष श्रेणी होती है, उसी को हम विभिन्न वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु को विभिन्न वस्तु तब कहा जाता है जब आय प्रभाव होता है। क्या होता है? तो आय प्रभाव धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक। धनात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? विभिन्न वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। विभिन्न वस्तु के लिए एंजल वक्र कैसा होता है? विभिन्न वस्तु के लिए एंजल वक्र कैसा होता है? तो विभिन्न वस्तु के लिए एंजल वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक ढाल वाला होता है विभिन्न वस्तु के लिए एंजल वक्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो निकृष्ट वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगी? यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगी? तो निकृष्ट वस्तु की मांग क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? निकृष्ट वस्तु की मांग बढ़ेगी यदि उपभोक्ता की आय गिरेगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विभिन्न वस्तु वह है जिसकी मांग। विभिन्न वस्तु वह है जिसकी मांग कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है। यानी कि विभिन्न वस्तुओं के लिए कीमत में यदि वृद्धि होता है तो उसकी जो मांग है बढ़ेगी। विभिन्न वस्तु के लिए ठीक ना, कीमत में वृद्धि के साथ उसकी मांग क्या होती है? बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु होगी। यदि वस्तु की आय मांग की लोच इकाई से अधिक हो तो वस्तु होगी। वस्तु कैसी होगी? वस्तु होगी एक विलासिता, यानी कि विलासिता वस्तु होगी जिसकी मांग की लोच इकाई से अधिक होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मांग की आयलोच बराबर क्या होता है? तो मांग की आयलोच बराबर होता है वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा उपभोक्ता की आय में अनुपातिक परिवर्तन। मांग की लोच बराबर क्या होता है? तो मांग की लोच बराबर होता है वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा उपभोक्ता की आय में अनुपातिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है निकृष्ट तथा गिफिन वस्तु के संबंध में आयलोच कैसा होता है? निकृष्ट तथा गिफिन वस्तु के संबंध में आयलोच कैसा होता है? तो आयलोच होता है ऋणात्मक। आयलोच कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है और जिसको कि माने 0 से कम होगा। 0 से कम होने पर ही ऋणात्मक होगा। तो निकृष्ट तथा गिफिन वस्तु के संबंध में आयलोच ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सामान्य तथा आवश्यक वस्तु की आयलोच कैसा होता है? सामान्य तथा आवश्यक वस्तु की आयलोच। तो आयलोच होता है सामान्य तथा आवश्यक वस्तु के जो धनात्मक परंतु एक से कम, धनात्मक परंतु इकाई से कम, यानी कि एक से कम होता है सामान्य तथा आवश्यक वस्तु की मांग की आय की लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। विलासिता की वस्तु की आय लोच कैसी होती है? विलासिता, तो विलासिता जिसको हम लोग लग्जरी वस्तु भी बोलते हैं, तो विलासिता की वस्तु की आय जो लोच होती है, आय लोच होती है इकाई से अधिक होती है विलासिता की वस्तु यानी कि लग्जरी वस्तु की आय लोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। किसी वस्तु की मांग क्या व्यक्त करती है? किसी वस्तु की मांग क्या व्यक्त करती है? तो किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा क्या व्यक्त करती है? तो किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को ही किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं वस्तु की कीमत, क्रेताओं की संख्या, आय और संपत्ति का वितरण, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, क्रेता की आय, क्रेता की रुचि और अभियान, ऋतु एवं मौसम की स्थिति। ये सभी बाजार मांग को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, यानी कि बाजार मांग को निर्धारित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है, यानी कि सामान्यतः मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? तो मांग वक्र का ढाल कैसा होता है? तो बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, यानी कि बाएं से दाएं से नीचे की ओर होता है किसका? मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मांग का नियम क्या बतलाता है? तो मांग का नियम क्या बताता है? तो मांग का नियम बताता है कि जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी, और जब कीमत बढ़ेगी तो मांग का होगी घटेगी। जस्ट इसका ऑपोजिट भी हो जाता है यहाँ पर कि जब कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, लेकिन जब कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी? घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। मांग वक्र के बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने का क्या कारण है? मांग वक्र के बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने का कारण क्या है? तो मांग वक्र के बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरने का कारण है उपयोगिता ह्रास नियम। क्या चीज? उपयोगिता ह्रास नियम के कारण ही मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो मांग का नियम किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है एक गुणात्मक कथन पर आधारित है। किस पर आधारित है? एक गुणात्मक कथन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। यदि एक उत्पाद वेबलन वस्तु है तब, यदि एक उत्पाद वेबलन वस्तु है तब मांग कीमत से सीधे रूप में संबंधित है। मांग कीमत से सीधे रूप में संबंधित है। अच्छा, वेबलन वस्तु किसको कहते हैं?
पहले व्यवलन वस्तु के बारे में जान लेते हैं कि व्यवलन वस्तु है क्या। तो यदि बाजार में हम किसी वस्तु को बेचना चाहते हैं और उसका हम कीमत कम कर देते हैं, जो बाजार कीमत है उससे हम उसका कीमत कम कर देते हैं, तो लोग अक्सर सोचते हैं कि वस्तु में कुछ डिमेरिट है, वस्तु में कुछ कमी है, जिसके कारण की वस्तु का कीमत बाजार कीमत से कम है। तो इसी को हम लोग व्यवलन वस्तु कहते हैं, जिसका कीमत हम लोग बाजार कीमत से इसी कारणवश कम कर देते हैं, जल्दी जल्दी माने बेचने के रुचि से, जल्दी जल्दी बेचने के कारण हम यदि किसी वस्तु का बाजार वस्तु से कीमत कम कर देते हैं तो उसी को बोला जाता है व्यवलन वस्तु। तो यदि एक उत्पाद व्यवलन वस्तु है तब मांग कीमत से सीधे रूप से संबंधित है। किससे संबंधित है? मांग कीमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। व्यवलन प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो व्यवलन प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको प्रतिपादन किए थे एच लेवेंस्टीन ने। किसने किए थे? एच लेवेंस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, कीमत निर्धारण में समय तत्व को किसने शामिल किया था? यह VVI क्वेश्चन है कि कीमत निर्धारण में समय तत्व को पहली बार किसने शामिल किया था? इसको शामिल किए थे अल्फ्रेड मार्शल। कौन शामिल किए थे? अल्फ्रेड मार्शल ने कीमत निर्धारण में समय तत्व को पहली बार शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि अनाधिमान वक्र तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर कैसे होते हैं? यानी कि अनाधिमान वक्र, जिसको कि तटस्थ वक्र भी बोला जाता है, वह मूल बिंदु की ओर कैसा होते हैं? तो वह मूल बिंदु की ओर ऊर्ध्वाधर, यानी कि उसको उत्तल बोला जाता है, अंग्रेजी में कन्वेक्स बोला जाता है। यानी कि अनाधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर कन्वेक्स होते हैं, उत्तल होते हैं। कैसा होते हैं? तो उत्तल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अनाधिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी किसको व्यक्त करता है? अनाधिमान वक्र की मूल बिंदु से दूरी किसको व्यक्त करता है? तो किसको व्यक्त करता है? तो अनाधिमान वक्र अधिमानता क्रम को किसको व्यक्त करता है? अधिमानता क्रम को व्यक्त करता है। जैसे जैसे मूल बिंदु से दूरी अनाधिमान वक्र बढ़ती है, अनाधिमानता उसका क्या होता है? बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले थोड़ा सा यहाँ जो मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट है, जिसको हम नोट के रूप में चिन्हित किए हैं, उसको देखते हैं कि नोट क्या बोल रहा है। तो नोट में लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट कि कोई भी अनाधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। ये सब VVI पॉइंट है, इसको एकदम कंठस्थ से कर लीजिएगा कि कोई भी अनाधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। नेक्स्ट है उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। उदासीनता वक्र कहे तो अनाधिमान वक्र, यानी कि तटस्था वक्र, सब एक ही का नाम है। अनाधिमान वक्र, उदासीनता वक्र, तटस्था वक्र। तो उदासीनता वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं कभी भी। नेक्स्ट पॉइंट है कि उदासीनता वक्र, जिसको कि अनाधिमान वक्र बोलते हैं, तटस्था वक्र भी बोलते हैं, सब एक ही का नाम है। तो उदासीनता वक्र का एक दूसरे से समांतर होना आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि यदि वे एक दूसरे को नहीं कभी भी नहीं काटते हैं तो ये समांतर ही हो, ऐसा बात नहीं है। समांतर न रहते हुए भी वे एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। ये सब VVI पॉइंट है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि उपभोक्ता के मांग वक्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? उपभोक्ता के मांग वक्र को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है कीमत उपभोग वक्र से। कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कीमत उपभोग वक्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, उपभोक्ता साम्य में कब होती है? उपभोक्ता साम्य में कब होती है? तो उपभोक्ता साम्य में कब होती है? जब बजट रेखा उदासीनता वक्र की स्पर्श रेखा होती है। जब बजट रेखा उदासीनता वक्र की क्या होती है? स्पर्श रेखा होती है, तब उपभोक्ता साम्य में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28,
फिर से लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि उदासीनता वक्र की ढाल कैसे प्रदर्शित करता है। उदासीनता वक्र की जो ढाल होता है वह किसको प्रदर्शित करता है, किसको दिखाता है। उदासीनता वक्र की ढाल है वो सीमांत प्रतिस्थापन दर को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, किसको शो करता है, तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर को। उदासीनता वक्र की ढाल किसको प्रदर्शित करता है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तटस्थ वक्र पर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर किसके द्वारा मापी जाती है। एक तटस्थ वक्र पर दो वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की दर किसके द्वारा मापी जाती है। तो प्रतिस्थापन की दर किसके द्वारा मापी जाती है, तो MRS द्वारा। किसको द्वारा मापी जाती है, MRS द्वारा प्रतिस्थापन की दर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की, एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच क्या होगी। मांग रेखा पर, एक मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से जब नीचे की ओर जाएंगे तो मांग की लोच क्या होगी। तो मांग की लोच क्या होगी, तो घटती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं वैसे वैसे मांग की जो लोच है वो घटती है, और जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो मांग की लोच क्या होती है, बढ़ती है। तो मांग रेखा पर ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर मांग की लोच क्या होगी, घटेगी। क्या होगी मांग की लोच, तो घटेगी, यानी कि घटती जाती है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखे। बहुत जल्द ही TRE4 टीचर के लिए आने वाला है, तो हम कहेंगे कि शिक्षा के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना। शिक्षा के लिए झुकना पड़े तो झुक जाना, क्योंकि सूरज भी झुक जाता है चांद के लिए। और हम लोग के चांद क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि जब हम लोग को सरकारी जॉब लग जाएगा वही हम लोग के लिए चांद है। तो चांद को पाने के लिए हम लोग ज़रूर झुकेंगे, और बहुत जल्द हम लोग को, आप सभी को सरकारी जॉब हो, एकदम झुक कर पढ़े दिन रात। और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।